आज की कहानी है भावना। क्या माँ ज्योत्सना का दर्द समझ सकी? तूने अपनी लिस्ट बना ली? किस किस को कार्ड भेजना है? ज्योत्सना ने अपनी बेटी भावना से पूछा। जी मम्मी, यह रही मेरी लिस्ट, पर एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए, अपने एक खास दोस्त को भेजना है। यह कहकर भावना ने एक कार्ड लिया, अपना बैग उठाया, अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर चल दी। भावना कार चला रही थी। उसकी आंखों में अपने पापा का बीमार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, कातर आंखें घूम रही थीं, जो शायद उसे क्षमा याचना कर रही थीं। उसके पापा कुछ समय पहले ही उस अस्पताल में दाखिल हुए थे जहां वह काम कर रही थी। उन्हें पक्षाघात हुआ था। उसके मम्मी पापा जब वह 15 साल की थी एक दूसरे से अलग हो गए थे। पापा तो मम्मी से अलग हो गए, लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा था। मम्मी के अथक प्रयास व कड़ी मेहनत ने उसके पैरों तले ठोस जमीन दी। वह डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था और वह इसको गलत भी नहीं समझती थी। आखिर जिस सहचर पर मम्मी को अथाह विश्वास था, जिसकी उंगली पकड़े वह जीवन डगर पर निश्चिंत हो आगे बढ़ रही थी, वही एक दिन चुपचाप अपनी उंगली छुड़ाकर चल देगा, यह तो वह सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे के बाद तो मम्मी की दुनिया में उनकी स्कूल की छोटी सी नौकरी और भावना के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। भावना गाड़ी खड़ी कर अपने कैबिन में पहुंची तो बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी सहयोगी डॉक्टर कैबिन में बैठी हुई थी। हेलो डॉक्टर आर्या, कैसी हैं आप? फाइन डॉक्टर, आज आपको देर हो गई, मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ, शादी की तैयारी के चलते आजकल थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद भावना कुछ घंटों के लिए तो अपने आप को भी भूल गई। 1 बजे तक मरीज निपटे। उसने एक कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वह अतीत के दलदल में धंसने लगी। पापा के यूं चले जाने से वह इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह ना करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वह डॉक्टर है और मानव सेवा व मम्मी की देखभाल में अपना जीवन गुजार देगी। डॉक्टर अमन ने कितने ही तरीकों से उसके सामने प्रणय निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वह किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के भयावह अनुभवों से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के प्रति भारी कड़वाहट भर गई थी, जिसे वह किसी तरह भी अपने अंदर से निकाल नहीं पा रही थी। थक हार कर मम्मी भी चुप हो गई। लगभग 6 महीने पहले वह अस्पताल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। कृशकाय शरीर, खिचड़ी दाढ़ी, दर्द से कुम्हलाया चेहरा। वह पहचानने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि यह तो उसके पापा का चेहरा है। क्या वह इस हाल में यहाँ हो सकते हैं? उसके दिमाग में जैसे भूचाल सा मच गया। उसने नर्स की ओर देखकर पूछा, सिस्टर, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर, बाईं तरफ लकवा पड़ा है, अब तो कुछ ठीक हो गए हैं। क्या नाम है इस मरीज का? कहते हुए वह खुद सामने लटके चार्ट को देखने लगी। आशीष शर्मा। चार्ट पर लिखा यह नाम जहर बुझे तीर की तरह उसके दिल के आर पार हो गया। संज्ञा शून्य सी वह अपने मरीजों को देखकर वापस चली आई थी। उसका हृदय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटपटा गया था। यद्यपि वह उसके मरीज नहीं थे, पर वह उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। वह जब भी डॉक्टर से उनके बारे में बात करती तो इस बात का ध्यान रखती कि डॉक्टर को यह न लगे कि वह इस मरीज में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उसने अपने पापा को भी यह आभास नहीं होने दिया कि वह उनको पहचान गई है। उसके पापा लगभग 1.5 महीना अस्पताल में रहे। कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताए, पर कहने की हिम्मत न जुटा सकी। उसको यह देखकर आश्चर्य होता कि पापा के 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे। एक दिन वह अस्पताल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। यह मरीज कहाँ गया सिस्टर?
उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर, अब इनका इलाज घर से ही होगा। डॉक्टर, आपके नाम मिस्टर आशीष एक पत्र दे गए हैं। क्या वह आपके जानने वाले थे? सिस्टर ने डॉक्टर भावना को एक पत्र थमा दिया। पत्र पकड़ते ही उसकी टांगें थरथरा गईं। अपने आप को संभालकर वह कैबिन में आकर कुर्सी में धंस गई। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। लिखा था, प्रिय भावना, तुमने मुझे पहचाना हो या ना पहचाना हो, पर मैं तुम्हें पहले ही दिन पहचान गया था कि तुम मेरी बेटी भावना हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं हूँ ही, और यह मेरे लिए फ़ख्र की बात है। बदनसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं सकता। जिसके कारण तुम दोनों को छोड़ आया था, वह तो मुझे छोड़कर कभी की चली गई थी। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख मिल सकता है कभी? यह भूल गया था मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ आया था। आज खुद भी अकेलेपन की सज़ा भुगत रहा हूँ। तुम दोनों माँ बेटी का अपराधी हूँ मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे के शब्द उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला गए। उसने आंखें बंद कर पीछे सिर टिका दिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन, उनकी छटपटाहट, अपने युवा हो रहे मन का बिना पापा के अजीब सा अकेलापन, भय, सब कुछ मानस पटल पर उभर आया था। जिंदगी के वे सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खली थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमज़ोर पड़ते भी देखा था। पापा के इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, लेकिन उन्हें माफ़ करने या ना करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही था। मम्मी यदि उन्हें माफ़ कर दें तो उसके लिए उन्हें फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था। पापा के माफ़ीनामे को पढ़ने के बाद विवाह के प्रति जो नफ़रत की शिला उसके दिल पर पड़ी थी, वह धीरे धीरे पिघलने लगी थी। उसने डॉक्टर अमन को अपने आसपास आने को ढील दे दी और अंत में उनका प्रणय निवेदन उसने स्वीकार कर लिया था। मम्मी उसकी विवाह की स्वीकृति या खुशी से बौरा सी गई। माँ की बेरौनक जिंदगी में उसकी खुशियाँ व सफलता ही तो रंग भर सकते थे, बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर उसे मम्मी की ज़िंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी कि उनकी ज़िंदगी में उससे जुड़ी खुशियाँ तो थीं। पापा की ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं था सिवा भीषण अकेलापन, अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द और साथ में उनकी इस बीमारी के। लेकिन कैसे बताए मम्मी को, वह कई दिन तक इसी कश्मकश में रही थी। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारियों में लग गई थी। वह दिन भर अस्पताल से थक चूर कर घर आती और बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती। मम्मी की वह ज़रा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुली, प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होंगी, सोचकर वह पानी पीकर लेट गई। थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में झांका, वहाँ कोई नहीं था। वह बाहर आई। बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? वह भी कुर्सी खींचकर उनकी बगल में बैठ गई। शादी की तैयारियों के कारण आप बहुत थक गई हैं, अपना ख्याल रखिए, कहकर उसने मम्मी की तरफ देखा। धुंधलाती चांदनी में उनकी आंखों का गीलापन उसने लक्ष्य कर लिया। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही थी? उसने स्नेह से पूछा। मैं विदा होने वाली हूँ इसलिए। उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा परिहास किया। लेकिन मेरे विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो अमन विदा होकर यहाँ आएंगे या फिर आप मेरे साथ चलेंगी। मम्मी की आंखों की नमी बूंद बनकर गालों पर लुढ़क गई। वह कोमलता से उनके आंसू पोंछती हुई बोली, मम्मी क्या बात है, खुशी के आंसू हैं पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। हर लड़की विदा होकर अपनी ससुराल जाती है, तू भी जाएगी। मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है बेटा। यह तेरा मायका है,
जब जब तू अपने मायके आएगी तो तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई। वह साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही हैं। मम्मी, वह धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाती हुई बोली, पापा की याद आ रही है ना? कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नज़रें गड़ा दी। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी इस बार भड़की नहीं, ना ही कोई जवाब दिया। बस चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। है ना मम्मी? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी, एक बात कहूँ? मम्मी ने अपनी प्रश्नवाचक नज़रें उसके चेहरे पर गड़ा दी। फ़र्ज़ करो कि यदि आज पापा लौट आएं और अपने किए की माफ़ी मांगें, तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगी? नाजुक समय था, कोमल मूड था, सो बिना भड़के बेटी का गाल थपक कर बोली, तू क्यों बेकार की बात सोचती है भावना? वह हमारे ही होते तो जाते ही क्यों? और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आए? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? बेटी, तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अमन अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रहे हैं। सुनकर मम्मी की आंखें एक बार फिर बरस गईं। फिर आंसू पोंछकर बोली, सोच रही थी भावना कि ऐसा कौन सा क्षण रहा होगा, मेरी तरफ से ऐसी कौन सी कमी रह गई होगी जब आशीष का पैर फिसला और उस क्षण का खामियाजा हमको ताउम्र भुगतना पड़ा। वरना तेरे पापा के व मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं रहे। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वह औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती तो तेरे पापा भटके नहीं होते, तो आज हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी ज़िंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी? ज़िंदगी की शाम में जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है भावना। याद रखना, तुम और अमन एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार रहना और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह बना ही न पाए। क्या सोच रही है डॉक्टर भावना? ड्यूटी का समय खत्म हो गया है, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर आर्या का स्वर सुनकर भावना वर्तमान में लौट आई। आंखें खोली तो देखा उसकी सहयोगी डॉक्टर आर्या उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर भावना, आप रो रही थी? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। वह अपनी गीली आंखें पोंछती हुई बोली। उसने अपना बैग खोलकर अंदर रखा कार्ड दोबारा देखा। उस पर्ची को भी देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा था और जिसे उसने अस्पताल के रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर वह बाहर निकल गई। आशीष शर्मा का पता ढूंढते ढूंढते जब भावना उनके घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते हृदय से उसने घंटी बजा दी। अंदर की आवाज़ पास आती हुई लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। आशीष शर्मा उसे आश्चर्य व खुशी से भौचक हो निहार रहे थे। तुम डॉक्टर भावना हो ना? हाँ पापा, वह कठिनाई से बोल पाई। बरसों बाद पापा बोलने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आओ, अंदर आओ बेटी। आशीष शर्मा की खुशी का वेग उनके हाव भाव से संभल नहीं पा रहा था। शायद वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। हृदय में उठते तूफान को थामते हुए हाथ का कार्ड पकड़ाते हुए वह बोली, यह मेरी शादी का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा। तुम्हारी शादी हो रही है? वह खुशी से बोले। फिर कार्ड पकड़ते हुए धीरे से बोले, तुम्हारी मम्मी जानती हैं सब कुछ? हाँ, वह झूठ बोल गई। आप ज़रूर आइएगा, कहकर वह बिना एक क्षण भी रुके वापस मुड़ गई। आशीष शर्मा अंदर आ गए। थके हुए से वह कुर्सी में धंस गए। भावना एक आशा की किरण उनके दिल में जगाकर गुम हो गई थी। वह ही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़कर वह कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को,
जब वह दामिनी के चंगुल में फंस गए थे। कैसा जाल फेंका दामिनी ने उन्हें फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और दामिनी थी बरसाती उफनता नाला जो अपने सारे कगारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता रहा और वह स्वयं भी उसमें बह गए। उस समय तो बस दामिनी को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वह उस समय दामिनी की तरफ। दामिनी की तड़क भड़क अपने में समा लेने वाले उद्दाम सौंदर्य के पीछे वह उसकी चरित्रहीनता और बददिमागी को नहीं देख पाए। दामिनी के सामने उन्हें अपनी शांत सौम्य पत्नी बासी व श्रीहीन लगी थी। लगा उसके साथ जीने में कोई मज़ा ही नहीं है। एक रस दिनचर्या, तन मन का एक रस साथ। तब नहीं समझा अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को व उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। दामिनी का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। शुरू में तो वह दामिनी के सौंदर्य के सागर में डूब गए, लेकिन दामिनी के रूप का तिलिस्म अधिक नहीं रह पाया। धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत दामिनी का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा। अपनी जिस तनख्वाह में पत्नी व बेटी के साथ वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तनख्वाह में दामिनी के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना मुश्किल ही नहीं दूभर हो रहा था। उसके सैर सपाटे, बनाव श्रृंगार व साड़ियों के खर्चे से वह परेशान हो गए थे। बात इतनी ही होती तो भी ठीक था। दामिनी परले दर्जे की झगड़ालू व बददिमाग थी। उनको हर पल दामिनी की तुलना में ज्योत्सना याद आ जाती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां बढ़ने लगी। वह कब, कहाँ और क्यों जा रही है, यह पूछना भी उनके बस की बात नहीं रह गई थी। पति की तरह वह उस पर कोई भी अधिकार नहीं रख पा रहे थे। वे दोनों लगभग 5 साल तक साथ रहे। इन 5 सालों में वह इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि दामिनी के जीवन में फिर कोई आ गया है। वह उसको रोकना चाहकर भी रोक नहीं पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। तब पहली बार नकारे जाने का दर्द उनकी समझ में आया था। सामाजिक मान मर्यादा के लिए इतने सालों तक वह किसी तरह दामिनी से बंधे रहे थे, लेकिन जब दामिनी ने उन्हें खुद ही छोड़ दिया तो उन्होंने भी रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। दामिनी ने उन्हें तलाक दे दिया। पिछले 5 साल तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की ज्योत्सना के पास वापस लौटने की। वह ज्योत्सना के बारे में सब कुछ पता करते रहते थे। ज्योत्सना के जीवन में आते जाते उतार चढ़ाव से वह अनभिज्ञ नहीं थे। कई बार दिल करता कि भाग कर जाएं, ज्योत्सना के आंसू पोंछने। उनकी बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। जब वह मेडिकल में निकली थी तब उन्हें हार्दिक खुशी हुई थी। गर्व हो आया था बेटी पर। दामिनी ने तो कभी माँ बनना चाहा ही नहीं था। बेटी जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके आ गई तब न जाने कितनी बार उस अस्पताल के गेट पर खड़े रहे थे पागलों की तरह, बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन कारों व लोगों की भीड़ में वह कभी भावना को देख नहीं पाए। तभी उनके जीवन में यह दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही उन्हें पक्षाघात का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे तब वह बहुत मुश्किल से उन्हें उस अस्पताल का नाम समझा पाए जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से अंतिम समय में मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी, पर भावना ने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह तो भावना को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे। लेकिन आज भावना को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी सुप्त भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगीं, लेकिन पता नहीं ज्योत्सना उन्हें माफ़ कर पाएगी या नहीं। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज़ आवाज़ सुनकर वह अपने अतीत से बाहर निकल आए। न जाने वह कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उसे उल्टा पलटा और मन में निश्चय किया कि बेटी की शादी में अवश्य जाएंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, ज्योत्सना उनका अपमान भी कर देगी तब भी वह उस दुख से कम ही होगा
जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। सोचकर उनका हृदय शांत हो गया। उधर घर आकर भावना अपने हृदय को शांत नहीं कर पा रही थी। पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। यह सोचकर उसने अपने दिलो दिमाग को शांत कर लिया। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। दुल्हन बनी भावना खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लथपथ इधर उधर सब संभालने में लगी हुई थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। बारात आ गई, बारात आ गई कहते सब बाहर भाग गए। वह कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक नहीं आए, पता नहीं आएंगे भी या नहीं। काश उसकी कोशिश कामयाब हो जाती। तभी मम्मी उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल भावना, जयमाला के लिए चल। तो वह मम्मी के साथ मंच की तरफ चल दी। जयमाला हुई, खाना खत्म हुआ, फेरे शुरू हो गए, खत्म भी हो गए। उसकी निगाहें गेट की तरफ लगी रहीं। उसको ऐसा खोया देखकर मम्मी ने एक दो बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या ऊहापोह चल रही है उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र, रिश्तेदार सब अपने अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त कुछ बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ही रह गए। उसकी विदाई की तैयारियां हो रही थी, पर उसका हृदय उदास था। पापा ने यह अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके वह अकेलेपन के मोड़ पर मम्मी पापा को माफ़ कर देती। तभी डॉक्टर आर्या अंदर आकर बोली, भावना तुम्हें कोई पूछ रहा है। मुझे? हाँ, कोई आशीष शर्मा है। आशीष शर्मा? वह खुशी के अतिरेक में डॉक्टर आर्या का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहाँ ले आओ, मेरे कमरे में। यहाँ? डॉक्टर आर्या आश्चर्य से बोली, कौन है वह? सवाल मत करो, बस उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आर्या आशीष शर्मा को लेकर कमरे में आ गई। आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा? वह उल्हाने भरे स्वर में बोली। उसके स्वर के अधिकार से बरसों की दूरी पल भर में छिटक गई। आशीष शर्मा ठगे से खड़े रह गए। मन किया बेटी को गले लगा ले, पर अपने किए अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटककर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी की न जाने क्या प्रतिक्रिया हो। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर खराब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मम्मी कहाँ हैं डॉक्टर आर्या? वह आश्चर्यचकित खड़ी डॉक्टर आर्या से बोली, शायद अंदर वाले कमरे में विदाई की तैयारी कर रही हैं। चलिए पापा। वह आशीष शर्मा का हाथ पकड़कर अंदर जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो गई। अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने आशीष शर्मा को यूं लाठी के सहारे खड़ा देखकर ज्योत्सना संज्ञा शून्य सी देखती रह गई। तुम? मम्मी पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना पापा, जो कुछ आपने पत्र में लिखा था। मुझे माफ़ कर दो ज्योत्सना, जिसके लिए तुम्हें इतने दुख दिए वह तो वर्षों पहले ही छोड़कर चली गई। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसी कारण मैं इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। मैंने कोशिश तो बहुत की। मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ तुम दोनों के लिए। भावना की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटा करता था। कभी तुम दिख भी जाती तो अपने आप में मगन। फिर सोचता कितने दुख दिए हैं तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो। कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली जिंदगी फिर से बिखर न जाए। यही सब सोचकर मेरी कोशिश कमज़ोर पड़ जाती। अपनी बीमारी में भी उसी अस्पताल में इसीलिए भर्ती हुआ कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को जी भर के देख लूँगा। मुझे माफ़ कर दो ज्योत्सना। आज भी अगर भावना जोर नहीं देती तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल के सहारे टिकाकर आशीष शर्मा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। ज्योत्सना का मन किया कि वह फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई
आशीष का यूँ माफ़ी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष, उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले ही उन्होंने बाप बेटी की तरफ अपनी पीठ फेर दी, लेकिन हिलती पीठ से भावना समझ गई कि मम्मी रो रही हैं। मम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर भावना बोली, पापा को माफ़ कर दीजिए। गलती उनसे हुई है, पर उसकी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से। प्लीज़ मम्मी, मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। बहुत बड़ी हो गई है तू यह सब करने के लिए, मम्मी रूंधी आवाज़ में बोली, पर उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि हार कर जीत जाने का एहसास था। मम्मी, मैं इस घर को, अपने परिवार को पूर्ण देखना चाहती हूँ। कहते हुए भावना ने पापा का हाथ पकड़ उन्हें अपने पास खींच लिया। ज्योत्सना ने भरी नज़रों से आशीष की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, तुम मेरी जगह होते तो क्या माफ़ कर देते जो मैं करूं। लेकिन आशीष शर्मा ने हिम्मत करके ज्योत्सना के कंधों के चारों तरफ अपनी बाहें फैला दी। रोती हुई वह पति आशीष के कंधे से लग गई। दोनों को अपनी बाहों के घेरे से बांधकर भावना भी रो रही थी। विदाई की बेला पर कार में बैठते हुए भावना आंसू भरी नज़रों से गेट पर एक साथ खड़े मम्मी पापा की छवि को जैसे अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।